सारे का सारा एक टोपी ड्रामा उन्होंने ये सारे का सारा मीडिया में अपनी मार्केटिंग के लिए किया। ये एक पब्लिसिटी स्टंट है। मुझे पता था कि इस बात को आप भी हजम नहीं कर पाएंगे और बहुत सारे और लोग भी हजम नहीं कर पाएंगे। देयर इज नो कंपैरिजन। इस कंपैरिजन का तुक ही कोई नहीं बनता। मैं हक के साथ अपनी दोस्ती निभा। मुझे शोबिज़ में बड़ा लॉस हुआ, बड़ा नुकसान हुआ। मैंने ना फिल्म में ऐसा किया ना टेलीविजन में ऐसा कि उनको खुदनुमाई का इतना शौक है कि वो स्नोबरी से भरे हुए हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत आएगी तो वो ईमान इक़्तिदार में अपने आप को देख रहे हैं। अ मैन लिव्स इन डीड्स नॉट इन ईयर्स। गधा और घोड़ा कभी बराबर नहीं। गधा गधा होता है और घोड़ा घोड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, दानिश मुनीर का सलाम कबूल कीजिए। आजकल जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत ज़्यादा एक बहस जो है वो मौजूद है, जिसमें आफ्ताब इकबाल साहब और सुहेल अहमद उर्फ अजीज़ी साहब के बारे में बड़ी चहमगोइयाँ चल रही हैं। दोनों के इंटरव्यूज़ के जो है वो क्लिप्स जो है वो रखकर बहुत ज़्यादा बहस चल रही है। कौन ठीक है, कौन गलत है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर जो है वो अपनी राय भी दी है, वीलॉग्स भी किए हैं। हर बंदा अपने तख़य्युल के हिसाब से इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहा है। लेकिन आज इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जो शोबिज़ इंडस्ट्री के बड़े खूबसूरत सितारे हैं, जिन्होंने ना सिर्फ ड्रामा सीरियल्स में बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया, बहुत ज़्यादा अहम जो है किरदार निभाए, बल्कि फिल्म में भी जो है वो बड़ा अच्छा काम किया। और उसी के साथ साथ जो है वो एक बड़े अच्छे होस्ट हैं, राइटर हैं, कॉलम जो है वो बड़े नुमाया अखबारात में लिखते हैं। और उसी के साथ साथ उस्ताद भी रह चुके हैं। अभी भी उस्तादी उनकी जारी है, चूँकि इंग्लिश के बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं। मेरी मुराद जो है वो शाहमीर किनान साहब से। आज उनसे बात करते हैं कि ये जो बहस है, चूँकि उनका ताल्लुक शोबिज़ से है, तो वो इसको बड़ी करीब से और बड़ी बारीक नज़र से देखते हैं। उनसे जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये बहस जो है वो शुरू क्यों कर हुई और इसके पीछे क्या आइडियोलॉजी जो है वो मौजूद है। शामिर साहब से मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम शामिर साहब, कैसे मिजाज है आपके? जी वालेकुम अस्सलाम दानिश, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाओ, आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सर, बात करते हैं कि जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बहस चल रही है, सुहेल अहमद साहब और आफ्ताब इकबाल साहब के दरमियान जो एक इख्तलाफात की एक जंग चल रही है, ये इसमें आपकी क्या राय है? अगर इसके बारे में मैं नटशल बताऊं आपको, इन अ ब्रीफ अगर मैं कहूं तो वो ये है कि ये सारे का सारा एक टोपी ड्रामा है, बस। और दूसरी बात, अगर मैंने देखा है जो कुछ भी इसमें उनकी दोनों की वीडियोस देखी हैं, सुहेल अहमद साहब की, आफ्ताब इकबाल साहब की, दोनों मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम हैं। दोनों का बड़ा नाम है। तो उसमें मुझे ये लग रहा है कि इसमें ये जो टोपी ड्रामा है ये वन साइडेड है, बस वन साइडेड। ये आफ्ताब इकबाल साहब की तरफ से किया गया है। तो अगर आप कहें जी कि इसकी वजह क्या है, उन्होंने ये सारे का सारा मीडिया में अपनी मार्केटिंग के लिए किया है, ठीक है ना। अब आप कहें जी मार्केटिंग कैसे? ये एक पब्लिसिटी स्टंट है जो जिसकी ज़रूरत इस वक्त आफ्ताब साहब को थी, सुहेल अहमद साहब को नहीं थी। आफ्ताब साहब ने ये किया है सारा। सर, आपने कहा कि ये पब्लिसिटी स्टंट उन्होंने खेला है। आफ्ताब इकबाल एक बड़ी मारूफ शख्सियत हैं और अगर आप उनके सोशल मीडियाज़ पर जो चैनल मौजूद हैं, जो शोज़ वो कर रहे हैं, मिलियंस में उसके व्यूज़ जा रहे हैं। तो ये शायद ये कोई बड़ी बात नहीं कर दी आपने कि उन्होंने पब्लिक स्टंट खेला है। बिल्कुल ठीक है। ये मुझे पता था कि इस बात को आप भी हजम नहीं कर पाएंगे और बहुत सारे और लोग भी हजम नहीं कर पाएंगे। एक बात याद रखो, गधा और घोड़ा कभी बराबर नहीं हो सकते। गधा गधा होता है और घोड़ा घोड़ा। और इसी तरह से यूट्यूब पे चलने वाला कोई भी शो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मेन स्ट्रीम पे चलने वाले चैनल के बराबर नहीं हो सकता। और ना ही वो होस्ट उस होस्ट के बराबर हो सकता है जो कि मेन स्ट्रीम पे होस्टिंग कर रहा है। एक यूट्यूबर है, एक मेन स्ट्रीम का होस्ट है, वो कभी बराबर नहीं हो सकता। जो आप प्रोग्राम के रेफरेंस दे रहे हैं कि उनके चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं, लेकिन जिस तरह उनके प्रोग्राम पहले चलते थे या जितने वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चलने चाहिए, उतने नहीं चल रहे ना। देखें ना, अब आप कह रहे हैं कि जी उनके प्रोग्राम चल रहे हैं, तो कहाँ चल रहे हैं? यूट्यूब पे, ठीक है ना। तो यूट्यूब कितने लोग देखते हैं? पहली बात तो ये है कि मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आप किसी तरह भी सोशल मीडिया का मुकाबला नहीं कर सकते, कंपैरिजन नहीं कर सकते। ये बिल्कुल उसी तरह का कंपैरिजन होगा जिस तरह का इन्होंने आफ्ताब इकबाल साहब ने अमानुल्लाह साहब का और सुहेल अहमद साहब का किया है कि ये उनको
कंपेयर किया, जो कि कंपैरिजन बनता ही नहीं था। ये भी कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है अगर एक ही तरह की दो चीजें हैं, लेकिन कंपैरिजन कोई नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है मेन स्ट्रीम का, वो मैचलेस है। अच्छा, उस पे जो प्रोग्राम चलता है, उस पे जितनी दुनिया देखती है उतनी दुनिया यूट्यूब पे नहीं देख सकती। उसकी वजह मैं बता देता हूँ आपको। उसकी वजह ये है कि आप ये बताएं कि इस मुल्क में कितने लोगों के पास मोबाइल है और कितने लोगों के पास टेलीविजन है। यकीनन टेलीविजन ज्यादा लोगों के पास है, केबल ज्यादा लोगों के पास है। अच्छा, मोबाइल में फिर आगे कैटेगरी आ जाती है क्या, कि कितने लोगों के पास नेट की एक्सेस है। बहुत कम लोगों के पास नेट की एक्सेस होती है, ये भी मैं बता दूं आपको। कोई बेचारा किसी दुकान पे जाके, कोई बेचारा किसी अपने ऑफिस में जाके नेट ऑन करता है, कोई अगर करता है वो ऑफिस में काम, तो कोई बेचारा पैकेज लेता है, पैकेज में मुश्किल वो व्हाट्सएप पे कॉलें करता है। तो यूट्यूब जो है हर बंदा नहीं देख पाता, फिर यूट्यूब पे उनका प्रोग्राम ढूंढ के देखना होता है। तो जितना वो चाहते हैं कि उनका प्रोग्राम पॉपुलर हो या वो पॉपुलर हो, उतना नहीं है। मेन स्ट्रीम पे ना आने से वो बहुत पीछे चले गए हैं। और ये मैं आपको बात बता दूं कि जहाँ किसी बंदे की अपनी क्वालिटीज, अपना टैलेंट, अपनी वर्थ होती है, उसके साथ उस जगह की वर्थ जरूर होती है जहाँ पे वो काम कर रहा होता है। मुझे याद है कि मुन्नू भाई जो थे, कॉलम लिखा करते थे उसमें जंग में, तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट कर लिया, लिखना छोड़ दिया। तो उन दोनों लोग कॉलम पढ़ते थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था। तो लोगों ने उनसे पूछना शुरू कर दिया कि मुन्नू भाई आपने कॉलम लिखना छोड़ दिया क्या? तो अपनी वर्थ अपनी जगह पे, लेकिन उसके साथ जिस मीडिया पे आप हैं, जिस चैनल पे आप हैं, उसकी भी एक वर्थ है। अगर आप उसको छोड़ देंगे तो आपकी रेटिंग पीछे चली जाएगी। तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे नहीं नजर आ रहे, जिसका उन्हें भी बड़ी शिद्दत से एहसास है, और वो फिर से अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा ये एक स्टंट है। अच्छा, आप बता रहे थे कि आपने बहुत सारे ड्रामे जो हैं वो सुहेल अहमद साहब के साथ किए हैं। तो आपने सुहेल अहमद साहब के साथ आपकी दोस्ती भी है, तो क्या आफ़ताब इकबाल साहब से भी कोई मुलाकात है आपकी? देखें जी, सुहेल अहमद साहब के साथ तो मैंने काम किया है, और उनसे दोस्ती वंस इन अ ब्लू मून हमारी मुलाकात होती है। जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारी मुलाकात हुई एक शादी पे, कोइंसिडेंटली। तो उस शादी में मुलाकात हुई, लेकिन उस पर कोई बात नहीं हुई इस मौजू के ऊपर। और आफ्ताब साहब का जहाँ तक ताल्लुक है, तो मेरी उनसे मुलाकात एक हुई है, शायद बहुत सरसरी सी हुई है। वो ऐसा था कि मेरे बड़े भाई डीपीओ थे उकाड़ा में, क्योंकि ये जो आफ्ताब साहब हैं, ही बेसिकली हेल्स फ्रॉम उकाड़ा। तो इनसे उनकी दोस्ती थी, तो उन दोनों ये तगोदाव कर रहे थे आफ्ताब साहब इसमें, ड्रामा बनाने की, ड्रामा का बनाने का इनको बड़ा शौक था। ड्रामा का लिखना, डायरेक्शन, उसकी तगोदाव में थे। तो मैं अपनी एक्टिंग की तगोदाव में था। तो उन्होंने उनसे कहीं ऐसे बात हुई सरसरी, मैं ड्रामा कर चुका था टीवी पे। तो उन्होंने इनसे जिक्र किया कि मेरा भाई भी ड्रामा में काम करता है, उन्होंने कहा उनको मेरे पास जरूर भेजिएगा। तो मैं उस वक्त इनसे मिला था, मुझे अब याद भी नहीं इनका कहाँ ऑफिस था, एक छोटा सा ऑफिस था। तो जब उन्होंने देखा, उन्होंने कहा नहीं आपने तो बड़ा अच्छा काम किया, और मैं समझा कि आप बिल्कुल अमेच्योर हैं। तो उसके बाद नहीं दोबारा कोई मुलाकात हुई, लेकिन मैं उनका एडमायरर हूँ, बड़े टैलेंटेड हैं। जैसा कि आपने भी ज़िक्र किया कि उन्होंने सुहेल अहमद और अमानुल्लाह जो कॉमेडी किंग थे, उन दोनों के दरमियान जो है वो मुवाज़ना किया। तो क्या ये उनका मामला ठीक था, ऐसा करना चाहिए था उन्हें? कंपैरिजन की जो आपने बात की है अमानुल्लाह साहब की और सुहेल अहमद साहब की, तो मैं पहले अभी मैंने कहा है कि देयर इज नो कंपैरिजन। इस कंपैरिजन का तुक ही कोई नहीं बनता, सिरे से तुक ही कोई नहीं बनता। अमानुल्लाह साहब सिर्फ और सिर्फ जुगतबाजी के बादशाह थे, जुगतबाजी करते थे, परफॉर्मर नहीं थे। और वन मैन शो के वो पायनियर थे, इसमें कोई शक नहीं, देयर इज नो डाउट। लेकिन आप उनका सुहेल अहमद साहब से कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? ना दो चीजें एक जैसी होंगी, एक जैसी, तो ही कंपैरिजन बनेगा। वो एक जैसी है ही नहीं। सुहेल अहमद साहब तो परफॉर्मर है। सुहेल अहमद साहब के साथ मैंने ड्रामों में काम किया हुआ है। सुहेल अहमद साहब के स्टेज ड्रामे देख लें, उसमें कितने कैरेक्टर किए हैं, उनका भी ये देख लें हस्बे हाल। उसमें इतने वो गेटअप करके इतने मुख्तलिफ कैरेक्टर्स कर चुके हैं कि मेरा जाती ख्याल ये है कि उनका तो नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए, जितने कैरेक्टर्स उन्होंने किए हैं। इंडो पाक में किसी ने नहीं किए होंगे, और हर कैरेक्टर की डिफरेंट टोन, डिफरेंट उसका उसका बॉडी लैंग्वेज इन्होंने बनाई, डिफरेंट लहजा रखा। यानी लहजा चेंज करना, आवाज चेंज करना, फिर उसके साथ उसके अंदर मजा भी रखना, और मजा भी बहुत सुस्ता, सोफिस्टिकेटेड, कोई वल्गर बात नहीं। और मतलब सुहेल अहमद साहब इज मैचलेस। यानी यहाँ पे रुकिएगा, जितनी भी आप गुफ्तगू कर रहे हैं, इससे तो यही स्मेल आ रही है कि आप सुहेल अहमद साहब के साथ दोस्ती का हक निभा रहे हैं। सुहेल साहब से सुहेल साहब से दोस्ती का हक नहीं निभा रहा,
मैं हक के साथ अपनी दोस्ती निभा रहा हूँ। आप मेरे फिक्रे पे गौर फरमा लीजिए, मैं हक के साथ अपनी दोस्ती निभा रहा हूँ। आप यकीन करें, जो लोग मुझे क्लोजली जानते हैं उनको पता है कि मैंने हमेशा हक की बात की। वो भले जितना भी करीबी दोस्त हो, मैंने बहुत सारे दोस्त नाराज हो गए मेरे इस बात से, मुझे शोबिज़ में बड़ा लॉस हुआ, बड़ा नुकसान हुआ। मुझे इसकी जो है वो अनअनाउंस्ड सज़ा दी गई कि मैं चापलूसी नहीं करता, मैं खुशामद नहीं करता, मैं बिला वजह तारीफ नहीं करता। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रिवाज है कि आप बुरा करें, भले बहुत ही बुरा करें, तो अगले से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बहुत तारीफ करे, तो मैं नहीं करता। मैंने ना फिल्म में ऐसा किया, ना टेलीविज़न में ऐसा किया जिसका मुझे नुकसान भी हुआ। तो मैं हमेशा जो सच बात होती, हक बात होती, मुँह पे कह देता हूँ। मैं बहुत सारे पॉलिटिशियन मेरे साथ इस बात पे नाराज़ हुए, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट मेरे से इस बात पे नाराज़ हुए। तो ऐसी बात नहीं है, अगर सोहेल साहब की वो होती कोई गलती, मैं कह देता, इसमें नहीं है। क्योंकि सोहेल साहब का एक तो उन्होंने जो तक़ाबुल किया वो गलत है, और दूसरा जो उन्होंने उनके बारे में एक तो बड़ी बातें, जो इंसल्टिंग बातें भी की हैं। आफ्ताब इकबाल साहब ने जो मिठाई लेके आए मेरे घर और वो मुझे मिलने आए, तो इसमें वो अपनी वो बना रहे थे कि मेरी मेरी बड़ी टॉर बन रही है, और उनको डिग्रेड कर रहे थे कि बंदा मेरे घर मिठाई लेके आया। हालाँकि ऐसा नहीं होता, जो बंदा आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, वो आप उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ये बात तो उन्हें कहनी नहीं चाहिए थी। तो ये मैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने हक की बात है कि इस इशू के ऊपर जो कुछ मैं कह रहा हूँ, आई कैन स्वेयर अपॉन गॉड कि ना तो मेरी आफ्ताब साहब से कोई दुश्मनी है, क्योंकि हमने काम ही नहीं किया, और ना मेरा कोई ऐसा काम है कि जो उनके साथ रेलेवेंट हो। वो कॉमेडियंस का शो करते, तो मैं तो कॉमेडियन नहीं हूँ, तो सो मेरी उनसे क्या दुश्मनी या क्या मेरी उनसे कोई जेलसी हो सकती है। और सुहेल अहमद साहब के साथ जितना काम किया है वो मैंने बता दिया है, हमने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन मैं उनसे कोई मेरी उसके बाद फ्रीक्वेंट मुलाकातें नहीं हैं। और इस मौजू के ऊपर तो आप अंडर ओथ मैं कहता हूँ कि मेरी कोई बात ही नहीं हुई, जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, या जो उनके इख्तलाफात का इशू है उसके मेरी कोई बात नहीं हुई उनके साथ। अच्छा, उनके बारे में मारूफ है कि वो एक मगरूर शख्सियत है। क्या ये बात दुरुस्त है? वो कितने मगरूर हैं, जैसे होता है ना कि मैं बहुत कोई नवाब हूँ, नवाब बनने का बड़ा शौक है। सॉरी सॉरी टू से, आई बेग पार्डन फ्रॉम आफ्ताब साहब, लेकिन जो मैंने महसूस किया, जैसे वो कहते हैं ना कि भाई ये आपकी ओपिनियन हो सकती है ना, तो आप अपनी ओपिनियन दे, तो मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ कि उनको खुदनुमाई का इतना शौक है कि वो स्नॉबरी से भरे हुए हैं, वेरी स्नॉबिश। अब ये बात जो मैंने की है, ये मैंने इल्जाम नहीं लगाया, ये बात वो है जो कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं जिनसे मेरा मिलना जुलना है, उनकी भी राय है और मेरी अपनी राय भी है। तो मैं उसका बकायदा आपको प्रूफ देता हूँ। आप जो लोग मेरी इस बात पे जिनको एतराज़ है, वो उनके शोज़ उठा के देख लें कि ऐसा नहीं है। जैसा कि वो अपने अक्सर शोज़ में अपनी तारीफ़ कराने के लिए खुद ही कॉमेडियंस को सवालात ऐसे देते हैं कि उनसे पूछा जाए कि जी आफ्ताब साहब, आपको तो शिकार का भी बड़ा शौक है और आप शिकार तो बड़ा खेलते हैं, और आपका शिकार, आपका निशाना भी बड़ा है, आप बड़ी ज़बरदस्त हंटिंग करते हैं, भागते हुए हिरन का शिकार कर लेते हैं, और पता नहीं कौन-कौन से शिकार करते हैं। ये किनका शौक है? नवाबों का। फिर वो अक्सर ज़िक्र करते हैं, मैं स्विमिंग बड़ी करता हूँ। स्विमिंग किनका शौक है? अरिस्टोक्रेट्स का। कि फिर उन्होंने तो ये तक कह दिया कि वो किसी समंदर में भी जाके स्विमिंग कर रहे हैं, पता नहीं वो बहरुल कायल या बहर ओकियानूस, किसी समंदर का मुझे याद नहीं है कौन सा ओशन था जिसमें उन्होंने जाके स्विमिंग की है। तो ये इस तरह की बातें जो हैं, और बाकी जो अपने लिबास बताना कि ये जूता जो है ये सांप की खाल का बना हुआ है, शेर की खाल का बना हुआ है, चीते की खाल का बना हुआ है, ज़ाहिर है वो बहुत बहुत कॉस्टली होते हैं। तो ये अमारत शो करने का उनको बहुत ज़्यादा शौक है। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, अभी जो लेटेस्ट वीलॉग है उसमें अगर आप देखें, तो उन्होंने ये कहा कि मैंने जो है वो रिबटल करना है। रिबटल मतलब मैंने कन्फ्यूट करना है, मैंने रिफ्यूट करना है, जो कुछ कहा है सुहेल अहमद ने उसकी तरदीद करनी है। तो जिनको मेरी इस बात पे एतराज़ हो वो ज़रूर ये उनका लेटेस्ट वीलॉग देखें, उसमें तरदीद कम और खुदनुमाई फिर, ताल्लुकात फिर। आप उसमें देख लें, उन्होंने तरदीद तो करनी है सुहेल अहमद साहब की बातों की, और क्या कह रहे हैं। जनरल मुशर्रफ ने उनका प्रोग्राम बंद कराया, जनरल मुशर्रफ ने ये किया, यानी अपनी सींग फंसाया जाके जनरल मुशर्रफ के साथ। मैंने गुजारिश की थी कि देखिए मेरा पहला शो परवेज़ मुशर्रफ की नज़र हो गया, दूसरा
बाजवा साहब। फिर उन्होंने जनरल बाजवा के साथ, जनरल बाजवा ने मेरा प्रोग्राम बंद कराया फलाने का, यानी किसी का रेफरेंस देके तो अपनी वो खुद नुमाई। वो कहते हैं कि आफ्ताब इकबाल ने कहा कि मेरा शो जनरल बाजवा ने बंद किया। वो कहते हैं कि जनरल बाजवा से जब मैंने कंफर्म किया तो कहने लगे कि मेरी तो आफ्ताब इकबाल के साथ मुलाकात ही रिटायरमेंट के बाद हुई थी। किसी का नाम लेके तो अपना ताल्लुक शो करना कि मैं इस लेवल का बंदा हूँ कि बाजवा ने मेरा शो बंद कराया, जनरल बाजवा। मैं इस लेवल का बंदा हूँ कि जनरल मुशर्रफ ने मेरा शो बंद कराया। मैं इस लेवल का बंदा हूँ कि आसिफ अली जरदारी ने मुझे पूछा कि आप कहाँ हो। कि जरदारी साहब जब गवर्नर हाउस में मेज़बान थे तो सबसे मिल रहे थे, तो आफ्ताब साहब के पास भी आए तो अस्सलाम वालेकुम, हाँ जी आप किधर होते हैं आजकल। तो ये बेचारा बड़ा शर्मिंदा सा हो गया। तो अब ये बात का रेफरेंस देने का तुक ही कोई नहीं बनता था इस रिबटल के अंदर। तो इसी एक व्लॉग में आपको नजर आ जाएगा कि उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब, जनरल बाजवा साहब, जनरल मुशर्रफ साहब और इमरान खान साहब, उनका भी रेफरेंस लिया है बीच में कि वो उन्होंने जो हारून रशीद हैं और जो दूसरे हैं हमारे ओरिया मकबूल जान, उनका नाम लेके तो इमरान खान का तस्करा भी कर दिया। एक मैं, एक हारून रशीद और एक ओरिया मकबूल जान। हम हमेशा कहते थे कि खान साहब थोड़ा सा मतलब पैंदी सट्टी पंजवा गेर ना ला दिया करो, थोड़ा सा एक एक करके आहिस्ता। लेकिन ये उनका मिजाज था, उनका एक स्टाइल था। यानी अपने ताल्लुकात शो करना और अपनी वर्ड्स और अपना स्टेटस शो करना। आपको नहीं पता कि प्राइम मिनिस्टर्स के साथ इस तरह के ताल्लुकात, इस तरह के मामलात, ये जो होस्ट्स हैं ना, बड़े शोज के होस्ट्स, उनके ताल्लुकात इस तरह के रहते हैं। एक ही व्लॉग में आपको नजर आ जाएगा जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि उनमें बहुत ज्यादा स्नोबरी। एक खास पार्टी की, सियासी पार्टी के साथ उनका ताल्लुक जो है वो बताया जाता है, और वो कहते हैं कि उसी की वजह से जो है वो बैरून मुल्क बैठे हैं और उसूलों पे डटे हुए हैं। पाकिस्तान में होते तो उसके ऊपर करोड़ों रुपए वो जो बना सकते थे। तो क्या ये बात आपको दुरुस्त लगती है कि वो एक पार्टी के साथ इल्हाक की वजह से जो है वो इस वक्त मुश्किलात का शिकार है और वो बैरून मुल्क में मौजूद है? देखें दानिश साहब, आफ्ताब इकबाल साहब के साथ कोई भी इख्तलाफ हो सकता है, जैसे मैंने अभी इख्तलाफात बताए हैं। इस बात पे कोई इख्तलाफ नहीं है कि वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, वो बहुत मामला फहम आदमी है, वो बहुत दूरअंदेश आदमी है। इसीलिए उन्होंने ये पब्लिसिटी स्टंट खेला और अपने व्लॉग में बताया कि मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ, मेरे बगैर कोई चैनल चल नहीं सकता। चैनल वालों को रियलाइज़ कराया उन्होंने कि ये कैप्टन होता है, ये जो डायरेक्टर भी होता है और राइटर भी होता है, यही सब कुछ होता है, यही सबको बनाने वाला होता है। बड़ी मखौलिया किस्म की चीज़ें कि ये कहता है प्रोडक्शन का अब्बा। प्रोडक्शन का अब्बा मीन्स कप्तान। अगर आपको लफ्ज़ अब्बा पे एतराज़ है ना, तो कप्तान राइटर डायरेक्टर होता है, ये मेरा मानना है। तो ये उन्होंने अपनी पब्लिसिटी खेली है। तो ये बड़े इंटेलिजेंट आदमी का काम है कि ऐसे तरीके से आप बात करें कि अगले को महसूस ना हो और बात भी अगले तक पहुंच जाए। तो ये भी एक उनका स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी मैं इसको कुछ चाल नहीं कहूँगा, स्ट्रेटजी है, हिकमत अमली है उनकी कि उन्होंने देखा कि मुझे पकड़ लिया गया इस चक्कर में कि मेरा इमरान खान से ताल्लुक था। उस पर वो बड़े खुश हुए, चलो ये इल्ज़ाम तो लगा। ये इल्ज़ाम भी एक बंदे के लिए झंडा है, ये एक बैच है ज़बरदस्त किस्म का। तो उन्होंने इसको भी बड़ा यूटिलाइज करना है। ये आज मेरी बात नोट कर लें, वो इस बात को बेस बना के बाहर चले गए और इस बात को वो शो करेंगे लोगों के ऊपर कि देखें मैंने कितना सेक्रीफाइस किया है। मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़ा और इस पार्टी के लिए, इमरान खान साहब के लिए, और मैं बाहर चला गया। मैं दयारे गैर मेरा, जैसे हमारी वो दूसरी पार्टी नून लीग आए दिन यहाँ से एग्रीमेंट करके भाग जाते हैं और कहते हैं कि हमने बड़ी कुर्बानी दी है। तो वो इसको कैश कराएंगे, ये मेरी बात आप नोट कर लें। इमरान खान साहब की हुकूमत आएगी तो वो ईमान इक़्तिदार में अपने आप को देख रहे हैं, उसके ख्वाब देख रहे हैं, तो इसलिए वो बाहर गए हैं। और क्या कुर्बानी क्या देनी किसी। आफ्ताब इकबाल साहब का ये दावा है कि उन्होंने बहुत सारे कॉमेडियन को बनाया। तो क्या ये बात भी सच है कि वो बहुत सारे कॉमेडियन को उन्होंने क्रिएट किया है और लोगों के चेहरों पर जो हंसी वो लाते हैं वो सिर्फ आफ्ताब इकबाल की बदौलत ही है? देखें जी, ये बात से तो मैं टोटली डिसएग्री करूंगा कि उन्होंने कॉमेडियंस को बनाया है। किसी को चांस देना एक है, किसी को बनाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने कॉमेडियंस को चांस दिया और बहुत अच्छा चांस दिया, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। कि उससे पहले कॉमेडियंस जो थे वो स्टेज ड्रामा करते थे, उनको कुछ जानता भी नहीं था। बहुत थोड़ी सी परसेंटेज मखसूस तबका उनकी वीडियोस देखता था। उस वक्त वीडियो कैसेट्स आती थी VCR की, उन पे उनके ड्रामे देखता था, वो बहुत कम परसेंटेज लोगों की।
वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे पॉपुलर हुए, पैसे हैवी हम अमाउंट्स, बड़ी रीजनेबल, बड़ी हैंडसम अमाउंट्स उनको मिलना शुरू हो गई। यहाँ तक तो ठीक है, और जहाँ तक किसी को बनाने की बात है तो आई टोटली डिसअग्री। कोई किसी को नहीं बना सकता। अब ये जितने भी कॉमेडियंस हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इंडो पार्क में, तो उनको क्या इन्होंने बनाया, आफ्ताब साहब ने बनाया? नो, नॉट एट ऑल। सारों में बहुत टैलेंट है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है, वो मैचलेस हैं। खास तौर पे आप देखें ना, अब इफ्तिखार ठाकुर साहब, उन्होंने तो काम ही नहीं किया इनके साथ, आफ्ताब साहब के साथ काम ही नहीं किया उन्होंने। तो वो ही इज मैचलेस, ही इज मार्वलस। उनका वो जो देखें कैरेक्टर उठा के, तो पुलिस वाला जो करते हैं इंस्पेक्टर, मैं कहता हूँ कि वो उस तरह का कैरेक्टर ना कभी किसी ने किया है और ना कभी होगा। उसी कैरेक्टर के अंदर वो क्या क्या वैरायटी देते हैं, क्या क्या वेरिएशन देते हैं, क्या क्या खूबसूरत फिक्रें बोलते हैं उसके अंदर। मतलब इतना एबेरेंट वो स्टाइल है कि उसका कोई मुकाबला ही नहीं है, लाजवाब है। इसी तरह और कॉमेडियंस हैं हमारे, जिसमें वो आगा माजिद है, हनी अलबेला है, सलीम अलबेला है, सखावत नाज है, और अजहर रंगीला हमारे बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं। अमानत चंद इज वंडरफुल, गोगा जी अमेजिंग, और बहुत सारे जो मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहे। ये सारे बहुत टैलेंटेड लोग हैं। हाँ, इनको चांस मिला, प्लेटफॉर्म मिला, तो इन्होंने अपना टैलेंट दिखाया, लेकिन टैलेंट नहीं इनके अंदर कोई भी बंदा पैदा कर सकता। सुहेल अहमद साहब को तो मैं उसमें काउंट ही नहीं करता। सुहेल अहमद साहब तो खुद एक बहुत बड़ी फिगर ऑलरेडी थे, और बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो बेजाना होगा कि सुहेल अहमद साहब ने आफ्ताब साहब को बनाया। अगर वो प्रोग्राम जो जिसका नाम इन्होंने शुरू में हस्बयाल रखा, जिसका ये क्रेडिट ले रहे हैं कि मैंने सुहेल अहमद को बनाया या प्रोग्राम शुरू किया, तो वो अगर सुहेल अहमद साहब ना होते ना, तो आफ्ताब साहब को किसी ने पूछना भी नहीं था। वो आफ्ताब साहब को बनाया सुहेल अहमद साहब ने, जिसका वो हालांकि क्रेडिट नहीं लेते, इसलिए मैं कहता हूँ सुहेल अहमद एक बहुत बड़ा आदमी है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैंने आफ्ताब साहब को बनाया, इन्होंने ही कहा कि मैंने फलां को बनाया। ये बड़ी छोटी बात होती है। इस तरह तो फिर अगर आप देखें, जितने बड़े बड़े इस वक्त हमारे पास एनालिस्ट हैं, तो उनके बारे में अगर वो चैनल के मालिकान कहें कि हमने उनको बनाया, तो ऐसा क्या पॉसिबल है? ये कहना चाहिए नहीं। और देखें ना, नजम सेठी साहब हैं, वो हामिद मीर हैं, डॉक्टर हसन अस्करी हैं, अयाज अमीर साहब हैं, और सुहेल वड़ाइच हमारे बहुत ही यूनिक किस्म के प्रोग्राम करते हैं। वो सारे लोग हैं, ये इनको तो किसी ने नहीं बनाया। हारून रशीद साहब हैं, ये सारे के सारे बहुत ही कॉम्पिटेंट लोग हैं। हाँ, इतना ज़रूर मैं एडमिट करता हूँ, मानता हूँ कि भी अगर इनको प्लेटफॉर्म ना मिलता बड़े चैनल का, तो यकीनन इनका भी ये नाम ना होता। लेकिन जिन्होंने प्लेटफॉर्म दिया, उन्होंने तो कभी ये दावा नहीं किया। ना कभी आमिर महमूद साहब ने, मियाँ साहब ने कहा जी कि मैंने अयाज अमीर साहब को या को डॉक्टर हसन अस्करी साहब को बनाया। ना कभी उन्होंने कहा जो जियो के मालिक हैं मीर शकील उर रहमान, कि मैंने नजम सेठी साहब को या हामिद मीर को, सुहेल वड़ाई साहब को चांस दिया। चांस तो उन्होंने दिया है ना, लेकिन उन्होंने ये कहा तक नहीं, कभी नहीं कहा। तो ये ऐसा कहना बनता भी नहीं है। कोई किसी को नहीं बनाता। व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, इंसान कुछ नहीं कर सकता। हाँ, इंसान जिसने चांस दिया वो इतना तो क्रेडिट ले सकता है कि मैंने फलां को चांस दी, लेकिन फिर वो खालिक ना बन जाए ना। खालिक तो अल्लाह की ज़ात है, खालिक तो वो है, बनाने वाला तो वो है। अच्छा शामिर साहब, इस अहम मामले पर आप इख्तिताम में क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने देखने वालों को और सोशल मीडिया यूजर को, कि वो इस अहम मामले को किस तरीके से देखें? एंड पे क्या कहना है, कुछ भी नहीं, बस ये है कि एक तो हर एक को चाहिए इस वक्त जो पूरे मुल्क की हालात चल रहे हैं, कि हक का साथ दें। हक का साथ नहीं देंगे तो आपका कोई क्राइसिस, किसी किस्म के क्राइसिस ख़त्म ही नहीं हो सकते। और दूसरी बात यह है कि अमाल के ऊपर जोर दें, गुफ्तगू के ऊपर कम, अमाल के ऊपर ज़्यादा। अ मैन लिव्स इन डीड्स नॉट इन ईयर्स। दूसरी बात वही कि हक का साथ दें प्लीज़। हक का साथ नहीं देंगे तो मुल्क के हालात कभी नहीं बदल सकते। जो आप समझते हैं अपने दिल से, कोई अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कि ये हक है, तो उसका साथ दें, वरना आप मज़ीद जो है वो डाउनफॉल का शिकार होंगे और ज़वाल का शिकार हो जाएंगे। आज की इस नशिस्त से इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह जल्द एक नए और अहम टॉपिक के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। दानिश मुनीर को इजाज़त दीजिए। खुदा हामिद नासिर।